हम लोग बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ द फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी which was given to us under Article 31, subsection 2. What effect has been caused by the legislature by the way of fourth constitutional amendment? It was the topic. अब फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया तब क्या दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से लेजिस्लेचर को फिर से कौन तो 25वां संविधान संशोधन ये लाना पड़ा और जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए तो उन्होंने 31C ये और जोड़ा, यानी 31A 31B ये तो पहले ही जोड़ चुके हैं फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब 31C जोड़ेंगे 25वें संविधान संशोधन और इसके साथ साथ 31(2) की भाषा को फिर अमेंड करेंगे। यानी शुरुआत से देखें तो 31(2) में सबसे पहली भाषा क्या थी कि इफ द स्टेट इज गोइंग टू टेक द पोजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी or they are going to acquire, meaning thereby if they are going to make the acquisition of any particular private property, then they can do that on the payment of compensation. और पब्लिक पर्पस ये शब्द शायद नहीं था, लेकिन माना यह गया था कि पब्लिक पर्पस इसी के लिए करेंगे, हो सकता हुआ भी है। ठीक है, ये शुरुआती दौर है। उसके बाद फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए और बात स्पष्ट की। क्यों? क्योंकि कंपनसेशन इसके पहले जस्ट या रीजनेबल शब्द भले ही ना हो, लेकिन कोर्ट ने उसी रूप में व्याख्या करनी शुरू कर दी कि कंपनसेशन का मतलब हुआ जस्ट इक्विवेलेंट the cost of that property which has been acquired by the state. And at that time government was not ready to pay such a huge compensation. ठीक है, क्योंकि देश तत्काल स्वतंत्र हुआ था, ऐसी आर्थिक दशा ये भी नहीं थी। इसलिए से जो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए उससे क्या कर दिया था कि गवर्नमेंट अगर आवश्यक रूप से अधिग्रहण करती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी की मांग करती है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, तो ऐसा वो कानून बनाकर कर पाएंगे। लेकिन उस कानून में कंपनसेशन इसके भुगतान का प्रावधान होना ही चाहिए। और कंपनसेशन कितना हो, इस विषय पर फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहा था कि कंपनसेशन की राशि या तो लेजिस्लेचर स्वयं उसी एक्ट में निर्धारित कर देगी या उस अधिनियम में एक सिद्धांतों का विवरण दे दिया जाएगा और उस सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक प्रतिकर की गणना यह की जाएगी और वो प्रतिकर जो इस प्रकार निर्धारित होगा वो किस रूप में और किस ढंग से दिया जाए यह भी स्वयं विधायिका ही उस अधिनियम में तय करेगी। मतलब कैश के रूप में दिया जाए या अन्य दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में दिया जाए, तत्काल दिया जाए, भविष्य में दिया जाए, ये सारी बातें लेजिस्लेचर ही तय करेगी। और फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2A और जोड़ा था
और 2A जोड़कर यह कहा था कि अगर स्टेट ने अनिवार्य अधिग्रहण किया भी है या अनिवार्य मांग की भी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो स्वयं अपने पास नहीं रखी या अपने द्वारा नियंत्रित किसी निगम को नहीं दी, तो कंपनसेशन के भुगतान का कोई सवाल नहीं उठेगा। यह भी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कर दिया था, क्योंकि उनके पास अनुभव कौन सा था कि बीमार औद्योगिक इकाई का मैनेजमेंट लिया, ठीक है ना, और उस मैनेजमेंट के लेने के कारण कंपनसेशन का भुगतान किया जाए, यह बात उठ खड़ी हुई थी। जबकि बीमार औद्योगिक इकाई का अधिग्रहण मैनेजमेंट का सिर्फ हुआ था, पूरी इकाई का नहीं हुआ, और वो भी गवर्नमेंट ने अपने पास नहीं लिया। लेकिन इसके बाद भी कंपनसेशन के भुगतान की बात की गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2A में यह सावधानी और बरती कि अगर प्रॉपर्टी अधिग्रहित भी हुई और स्वयं स्टेट ने उसे अपने हाथों में नहीं लिया, तो कंपनसेशन के भुगतान का कोई सवाल नहीं उठेगा। एक से प्रॉपर्टी ली, एक को दे दी। ये उन्होंने कई मामलों में किया। हुआ यह कि स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो कई सारे लोग ऐसे थे कि जो कृषि योग्य भूमि उनके पास थी, उस कृषि योग्य भूमि पर लगने वाला जो लगान था वो चुका ही नहीं पाए, और लगान न चुकाने के कारण उनकी संपत्ति, यानी उनकी कृषि योग्य भूमि उनकी तो थी ही नहीं, वो तो सारी जमींदार की थी, लेकिन उनसे लेकर दूसरों को दे दी गई। स्वतंत्रता के बाद जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ था, कानून बनाकर जिनके पास संपत्ति पहुंची थी उनसे फिर वापस उन्हीं को दे दी गई। अब स्टेट इसमें कहीं नहीं आया, स्टेट ने एक से ली, एक को दे दी, इसलिए कंपनसेशन के भुगतान का सवाल उठा ही नहीं, क्योंकि तब तक फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका था। अगर ना हुआ होता तो डिप्राइव करना ये हो जाता कि एक को आप प्रॉपर्टी से डिप्राइव करना, और 31(1) और 31(2) मिलकर 31 का निर्माण कर रहे हैं, ये बात आ जाती है। और जो मिलकर निर्माण कर रहे हैं तो कंपनसेशन आपको देना ही पड़ेगा। किससे ली, किसको दी, इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि डिप्राइव ये तो आप कर ही रहे हैं। अपने पक्ष में एक्वायर या अपने पक्ष में मांग संपत्ति की भले ही अपना कर रहे हो, लेकिन एक को डिप्राइव तो कर ही रहे हैं, वंचित तो कर ही रहे हैं। ये बात उठ खड़ी होती, तो इन्हीं सारी बातों के समाधान के लिए फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और वो आपको बताया गया। और 2A के बाद क्या किया था, 31A, 31B ये और जोड़ी थी, और उसके बाद 2 मुकदमे सामने आए थे। मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मेटल कॉर्पोरेशन, और दूसरा शांतिलाल, ठीक है, ये 2 मुकदमे सामने आए थे। और इनमें 2 तरीके कंपनसेशन के भुगतान के दिखाई दिए थे, क्योंकि फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जस्ट इक्विवेलेंट कंपनसेशन देना है, ये बात ही खत्म हो गई थी। अब तो कानून में जो सिद्धांतों का विवरण दिया गया होगा, ये कानून में जो धनराशि तय की गई होगी वही कंपनसेशन के तौर पर दी जाएगी। और हमने कल आपसे यह भी कहा था कि जो लोकप्रिय तरीका है वो कंपनसेशन की राशि एक्ट में घोषित करने का नहीं है, बल्कि सिद्धांतों का विवरण देने का तरीका ये लोकप्रिय है। अक्सर जो संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून बनाए जाते हैं उनमें
सिद्धांतों का विवरण यही दिया जाता है और उसके मुताबिक कंपनसेशन की गणना ये की जाती है। यही तरीका अपनाया गया था, लेकिन मेटल कॉरपोरेशन कोर्ट ने जो बात कही और जो शांतिलाल में बात कही, दोनों अलग अलग ट्रेंड को शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जो ट्रेंड शो हुआ वो कुछ भी हो, एक बात तय हो गई कि फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कंपनसेशन की गणना उन सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक की जाएगी जो एक्ट में दिए गए होंगे, और ये जस्ट इक्विवेलेंट टू दैट प्रॉपर्टी हो, ये कतई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने यह कहना शुरू कर दिया कि प्रत्येक संपत्ति के जो उसके बदले में जो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, उसे निश्चित करने के लिए जो सिद्धांत आप देंगे वो मनमाने नहीं होने चाहिए। अगर वो मनमाने और उसके मुताबिक कंपनसेशन की गणना की गई तो उन सिद्धांतों का विवरण नहीं कहा जा सकता, और ऐसे कंपनसेशन को कंपनसेशन नहीं कहा जा सकता। ये तो मनमाने तरीके से निर्धारित किया गया कंपनसेशन है। तो उन्होंने कहा कि कंपनसेशन जस्ट इक्विवेलेंट टू दैट प्रॉपर्टी भले ही ना हो, लेकिन अगर वो वाकई सिद्धांतों के विवरण जो उचित प्रकार से सिद्धांतों के विवरण के तौर पर एक्ट में अधिनियमित किए गए होंगे, उनके मुकाबले उनके माध्यम से अगर कंपनसेशन की गणना होगी तो कंपनसेशन जस्ट इक्विवेलेंट टू कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी भले ही ना हो, लेकिन वो युक्ति संगत अवश्य होगा। ठीक है ना। अगर किसी की दुकान कनॉट प्लेस पे है तो उसकी जो एक्चुअल कास्ट है वो भले ही 5 करोड़ हो, लेकिन सिद्धांतों के विवरण में यह बात जरूर लिखी होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाएंगी दुकानों के रूप में, उनकी लोकेशन के आधार पर प्रतिकर कम और ज्यादा किया जा सकेगा। सिद्धांतों के विवरण में यह बात तो हो। अगर आपने यही बात नहीं रखी सिद्धांतों के विवरण में, तो लोकेशन के आधार पर जो प्रॉपर्टीज के संबंध में अधिक और कम प्रतिकर मिलना चाहिए वो निर्धारित ही कैसे होगा। आप ये मत कहें कि लोकेशन के आधार पर जो उसकी कीमत बनती है वो दी जाएगी, मत कहिए। ठीक है, लोकेशन के आधार पर जो कनॉट प्लेस में दुकान है वो 10 करोड़ की बन गई, और लोकेशन के आधार पर जो दिल्ली के अन्य अंदरूनी इलाकों में दुकानें हैं वो कम पैसे की बन गई। लेकिन आप ये तो कहेंगे कि लोकेशन के आधार पर कंपनसेशन का भुगतान होना चाहिए, ये प्रिंसिपल के तौर पर ये तो होना चाहिए। आप लोकेशन के आधार पर 1000 रुपए देंगे, 500 देंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ देंगे तो ये आप ये तो नहीं कह सकते कि दुकान अधिग्रहित की है इसलिए सबको 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। तब तो कनॉट प्लेस में जिसे उसे भी 5 ही हजार मिलेंगे, और दिल्ली के अंदरूनी इलाके में जिसकी है उसे भी 5 ही हजार मिलेंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता। आप कम से कम ये तो कहेंगे कि लोकेशन के आधार पर जो कंपनसेशन है उसे कम और ज्यादा ये किया जाएगा। प्रॉपर्टी की उपयोगिता के आधार पर, प्रॉपर्टी उसके टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के आधार पर आप कम से कम और ज्यादा ये तो करेंगे। कितना कम कितना ज्यादा ये आपकी मर्जी। इस पर आपने सारी चीजें अपने हाथ में लेनी।
लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी जो अधिग्रहित की जा रही है उसकी कीमत के निर्धारण के लिए जिन कारकों को ध्यान में लिया जाता है उन कारकों के आधार पर यदि प्रतिकर कम और ज्यादा इसे करने की व्यवस्था ही नहीं की तो आपके द्वारा जो सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, क्या इसे सिद्धांतों का विवरण कहें? क्या यह सिद्धांतों का विवरण माना जा सकता है? ये तो कोई नहीं मानेगा। आप खेत का अधिग्रहण कर रहे हो तो खेत की उर्वरा शक्ति, उपज, खेत की लोकेशन, खेत में पैदावार जो हो रही है उसे मंडी तक ले जाने की सुविधाएं, भाई ट्रांसपोर्टेशन कहां करेंगे आप? मंडी के लिए करेंगे ना। और मंडी में ट्रांसपोर्टेशन में ही 2000 रुपए खर्च हो रहा है और एक जगह 5 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो क्या फर्क नहीं है? क्या ये लाभ की मात्रा घटा और बढ़ा नहीं देगा? एक खेत जिसमें सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और एक खेत जिसमें सिंचाई की सुविधाएं ही नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक तौर पर सिंचाई के लिए जो चीजें उपयोग की जाती वही है, तो क्या इनके आधार पर खेतों की कीमत कम और ज्यादा नहीं होगी? तो कोर्ट का तर्क यही है कि जो सिद्धांतों का विवरण है वो सिद्धांतों का विवरण होना चाहिए। इफ यू हैव राइट डाउन एज अ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दो प्रिंसिपल्स, अगर आपने सिद्धांतों का विवरण के नाम पर कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत की हैं जो उस प्रॉपर्टी के संबंध में जिसका अधिग्रहण आपने किया है उसके संबंध में सिद्धांतों का विवरण माना ही नहीं जा सकता, तो फिर आपने अनुच्छेद 31 के विरोध में कानून बनाया है। क्योंकि अनुच्छेद 31 अभी भी ये तो कह ही रहा है व्हाट हैज बीन अमेंडमेंट यू हैव, ठीक है, आपने कुछ भी संशोधन कर दिया हो लेकिन कम से कम ये तो अभी भी है कि सिद्धांतों का विवरण होना चाहिए, पहली चीज, और उसके हिसाब से कंपनसेशन की गणना यह होनी चाहिए, या फिर आप कंपनसेशन की धनराशि स्वयं तय करो उस कानून के माध्यम से। वो लोकप्रिय तरीका नहीं, सिद्धांतों का विवरण यही दिया जाता था और यही दिया गया और यही मुकदमा न्यायालय के समक्ष मेटल कॉर्पोरेशन और शांतिलाल। अब कोर्ट का कहना और भी है, वो भी बात ठीक है कि एक ढंग से एक प्रकार की संपत्ति का जो मूल्य है वो निकाला जाता है, वही तरीका दूसरे प्रकार की संपत्ति के मूल्य को निकालने के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। लकड़ी है, उसका मूल्य, उसकी उपयोगिता, इमारती लकड़ी के तौर पर उसकी उपयोगिता होगी, जलावन के तौर पर उसकी उपयोगिता होगी, ठीक है ना। जो जलावन के तौर पर उपयोग होने वाली लकड़ी है वो इमारती लकड़ी की या इमारती लकड़ी के भाव में थोड़े ना बिक जाएगी। इसके अतिरिक्त वो लकड़ी कितने समय तक स्थायी रह सकती है इसके आधार पर भी, वह शीशम है वो बहुत महंगी है, ठीक है। आपका चीड़ है, देवदार है, बहुत महंगा है। तो उपयोगिता ये एक कारक ये होता है, किस उपयोग में आ रही, मजबूती भी होता है, सुंदरता भी होता है।
हम जो कहना चाहते हैं आपसे वो ये कि आप कौन सी प्रॉपर्टी अधिग्रहित करने जा रहे हो, उसके हिसाब से सिद्धांतों का विवरण होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात उस प्रॉपर्टी के मूल्य को निर्धारित करने के लिए जिन कारकों का योगदान रहता है उन कारकों के आधार पर कंपनसेशन की गणना होगी, ऐसा सिद्धांतों के विवरण में होना चाहिए। भले ही आप उस प्रॉपर्टी को जो उसका मूल्य हो सकता है उस पर अधिग्रहित न भी करें, लेकिन उसके मूल्य के निर्धारण में जिन कारकों का रोल रहता है उनके आधार पर कंपनसेशन की राशि कम और ज्यादा ये होनी चाहिए। आप एक लाठी से सारी भैंसें नहीं हाँक सकते। या फिर आपने अगर सिद्धांतों के विवरण में उन कारकों को रखा ही नहीं और आप कहते हैं सिद्धांतों का विवरण है, तो कैसे मान लें सिद्धांतों का विवरण? तो ये सिद्धांतों के विवरण के नाम पर आपने कपट किया है, फ्रॉड किया है, ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है, यही माना जाएगा। और वॉट एवर कंपनसेशन है यू हैव बीन पेड, दैट इज द कंपनसेशन, इट कांट बी सेड, ये कहा ही नहीं जा सकता। और जब ये कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन आपने ऐसा दिखाने का प्रयास किया है, तब कानून की भाषा में या संवैधानिक निर्वचन की भाषा में इसे क्या कहते हैं? कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ द पावर। ये छद्म विधायन है, ठीक है। छद्म विधायन इसी को कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कलरेबल एक्सरसाइज, और हमने ये भी बताया था कि कलरेबल एक्सरसाइज के आधार पर बहुत कम कानून असंवैधानिक घोषित किए गए, लेकिन किए गए, किए जाते हैं। और कलरेबल एक्सरसाइज कहते किसको है? कि लेजिस्लेचर जो कर नहीं सकती थी उसे उसने किया है और दिखाया ये है कि हमने वो नहीं किया। तो यहां अगर आप सिद्धांतों के विवरण के नाम पर कुछ भी एक्ट में रख रहे हैं तो आप डेफिनेटली कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ द योर लेजिस्लेटिव, जो आपकी विधायी शक्ति है उसका कलरेबल प्रयोग ये कर रहे हैं, आप छद्म विधायन कर रहे हैं। और फिर ऐसा कानून अनुच्छेद 13(2) के मुताबिक शून्य है। ये कोर्ट ने रुख अख्तियार किया, ठीक है। लेकिन शांतिलाल बिल्डर्स उसमें कानून को सही बताया था, उसमें कोई कमी नहीं पाई थी। लेकिन उसके बारे में हमने आपसे कल चर्चा की थी कि उसमें भूमि अधिग्रहण का मामला था, और भूमि अधिग्रहण इसके संबंध में परंपरा यही रही है कि भूमि का अधिग्रहण जिस दिनांक को किया जाएगा उस दिनांक पर संपत्ति की जो कीमत होगी उसके हिसाब से कंपनसेशन निर्धारित होगा। प्रॉपर्टी का कब्जा इन एक्चुअल वास्तव में कब लिया जाता है उसके आधार पर कंपनसेशन की गणना नहीं होती है। और शांतिलाल के मामले में 1946 में अधिग्रहण हो गया था, 1957 में यानी लगभग 11 वर्ष बाद एक्चुअल पोजीशन लिया गया था और कंपनसेशन का सवाल था कि कंपनसेशन प्रॉपर नहीं दिया गया है, इसलिए सारी एक्सरसाइज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनुच्छेद 31 के मुताबिक कानून भले ही असंवैधानिक ना हो बट द एग्जीक्यूटिव एक्ट, ठीक है ना, दोनों बातें हो सकती, कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और कानून के अंतर्गत जो कृत्य किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। जुडिशियल रिव्यू दोनों की संविधान सम्मतता इसे निर्धारित करने के लिए होता है। तो यह कहा गया था कि ये जो कंपनसेशन का भुगतान किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने कहा था कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये परंपरा है भूमि अधिग्रहण के मामलों में, ये नहीं कहा, लेकिन ये कहा
कि फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सिद्धांतों के विवरण अगर दिए गए हैं एक्ट में और उसके मुताबिक कंपनसेशन की गणना हुई है, तो आप सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, सवाल आप नहीं उठाएंगे और कंपनसेशन जो दिया गया वो ठीक माना जाएगा, क्योंकि जस्ट इक्विवेलेंट टू कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये तो अब बात ही नहीं बची, बात ही खत्म हो गई। जबकि मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये कहा था कि आपने जो तरीका अपनाया विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के संबंध में कंपनसेशन के निर्धारण का, वो उपयुक्त नहीं है। आपको जिस प्रॉपर्टी का आप अधिग्रहण कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी के संबंध में कंपनसेशन की गणना करने के लिए जो युक्ति संगत सिद्धांत हो सकते हैं, उन्हें ही सिद्धांतों के विवरण में शामिल करना चाहिए। ये दो धाराएं दिखनी शुरू होगी और इसी बीच बैंक नेशनलाइजेशन कर दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह किया गया और फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रहा है इस समय। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये हो गया। जो आपकी नेशनलाइज बैंक आप देखते हैं, पीएनबी, बीओबी और ये सारा कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व जो उनके मालिक थे, उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब कंपनसेशन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देना पड़ेगा और प्रॉपर्टी की क्या व्याख्या है? ये वे अधिकार जो संपत्ति समझे जाते हैं, उन अधिकारों का प्रयोग जिस विषय वस्तु पर होता है, उस विषय वस्तु से जितने प्रकार के लाभ ये पैदा होते हैं, ये सब प्रॉपर्टी, सबके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। बैंकिंग का बिजनेस ये भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उससे लाभ पैदा होता है। बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग एक व्यापार है, उसमें जमाकर्ताओं का जो धन होता है उसे लोन के तौर पर दूसरों को देकर, जिन्हें लोन दिया जाता है उनसे अधिक ब्याज लेकर और जमाकर्ता को कम ब्याज देकर, बीच का डिफरेंस बैंकिंग का कारोबार करने वाला अपने लिए रखता है। ठीक है ना? तो बैंकिंग एक बिजनेस है, ये भी आप टेक ओवर कर रहे हो। बिल्डिंग ये भी टेक ओवर कर रहे हो। बैंक जिस बिल्डिंग में चल रही है, क्योंकि बैंक क्या है? बैंक तो अमूर्त चीज है। बैंक को तुम दिखा थोड़ी सकते, कहां है बैंक? तुमको ये बैंक, तो ये तो बैंक की बिल्डिंग है, बैंक कहां है? मेज, कुर्सी, टेलीफोन, लेजर, ये बैंक तो नहीं है। बैंक कहां है? बैंक तो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन है, जैसे स्वतंत्रता कहां है आप बता नहीं सकते, लेकिन है। तो ऐसे बैंकिंग बिजनेस ये आप एक्वायर कर रहे हो जब नेशनलाइजेशन कर रहे हो। साथ में बैंक की बिल्डिंग जिसमें बैंक चल रही, वो एक्वायर कर रहे हो। बैंक के लोन जिन्हें दे रखे हैं बैंक ने, उनकी जो प्रॉपर्टीज बैंक के पास गिरवी हैं, ठीक है ना, वो एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, यानी बैंक का जब राष्ट्रीयकरण आप कर रहे हो, बैंक का जब नेशनलाइजेशन कर रहे हो, तो अनेक प्रकार की संपत्तियां ये अधिग्रहित कर रहे हो। ठीक है, आपने देना बैंक उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और आपने बैंक ऑफ बड़ौदा उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। देना बैंक 10,000 करोड़ का कारोबार करती है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा 100 लाख करोड़ का कारोबार करती है।
ठीक है ना। और आप अगर ये कहते हो कि बैंकिंग के कारोबार के लिए बैंक के राष्ट्रीयकरण की दशा में 2 लाख रुपए प्रत्येक स्वामी को दिए जाएंगे, तो पीएनबी वाला तो लाभ में है और बीओबी वाला उसे तो बेवकूफ बना दिया आपने। उसका 100 लाख करोड़ का व्यापार आपने ले लिया और उसका 10,000 करोड़ का व्यापार आपने लिया और दोनों को 2 लाख रुपए। तो ये तो किसी भी ढंग से युक्ति संगत नहीं कहा जा सकता। भाई ये कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। तो बैंकिंग का बिजनेस, इसके लिए जब आप प्रतिकर देंगे तो कुछ युक्ति संगत तरीका ये अपनाएंगे, कम ज्यादा करेंगे, प्रतिकर को ये करेंगे ही नहीं। ये कैसे हो जाएगा? या फिर उन्होंने कहा कि बैंक की बिल्डिंग जो चौक में स्थित है और बैंक की बिल्डिंग जो एक ऐसी जगह स्थित है जहां बहुत आवागमन नहीं है, दोनों के लिए एक जगह जैसा कंपनसेशन, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो हमारा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग उदाहरणों की बहुलता से बहुत कुछ हासिल नहीं होता। हमारा जो कुल कहने का मतलब है वो ये कि आपका दिमाग उस ओर जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रॉपर्टी के संबंध में कंपनसेशन की गणना के अपने ही तरीके होते हैं। आप एक ही तरीका नहीं अपना सकते। इसलिए बैंक नेशनलाइजेशन में क्या हुआ, एक तरीका अपनाया गया, सिद्धांतों का जो विवरण दिया गया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो कानून लाया गया, उसमें प्रतिकर के भुगतान की जो व्यवस्था की गई, उस प्रतिकर की गणना के लिए सिद्धांतों का जो विवरण उस कानून में दिया गया, उन सिद्धांतों के विवरण में अयुक्ति संगतता थी। ठीक है ना। विभिन्न प्रॉपर्टीज के लिए जो अलग अलग ढंग से गणना के सिद्धांत होने चाहिए थे, वे नहीं थे, वे उसमें थे ही नहीं। जबकि मेटल कॉर्पोरेशन में आप कह चुके हो कि अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। और शांतिलाल बिल्डर्स में आपने यह कह दिया था कि अब कीमत के बराबर का कंपनसेशन ये आवश्यक नहीं है। यदि सिद्धांतों का विवरण है और उसके मुताबिक कंपनसेशन की गणना हुई है तो बात खत्म हो गई। यानी सिद्धांतों का विवरण हो, यह बात आपने शांतिलाल बिल्डर्स में नहीं मानी। वही ए के गोपालन के अप्रोच की कानून का मतलब कानून है, वो बस इनेक्टेड है, बात खत्म हो गई। कानून का मतलब युक्ति संगत कानून, ये थोड़ा ही होता है। मेटल कॉर्पोरेशन में आपने ये माना कि सिद्धांतों के विवरण को सिद्धांतों का विवरण होना ही होगा और उसके मुताबिक जब कंपनसेशन की गणना होगी तो ही सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक कंपनसेशन है, ये माना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और शांतिलाल बिल्डर्स में आपने ये कह दिया कि अगर सिद्धांतों का विवरण है और उसके मुताबिक कंपनसेशन की गणना हुई, बात खत्म हो गई। सिद्धांतों का विवरण कैसा है यह सवाल नहीं उठेगा। वही 206 हड्डियां हैं, 5 लीटर खून है तो आदमी है, उसमें आदमियत है, यह आदमी होने के लिए जरूरी बात ही नहीं है। आप ऐसी अप्रोच रख रहे हैं कहां? शांतिलाल बिल्डर्स में। और मेटल कॉर्पोरेशन में जो अप्रोच है उसे ठीक कहा जाएगा। दुनिया में आप देखेंगे तो अधिकांश लोग इतने ही मूर्ख होते हैं, अधिकांश लोग बेवकूफी की ही बात करते हैं। हमेशा 90% आदमी मूर्खता की ही बात करता है। इसीलिए कहा जाता दुनिया में मूर्ख अधिक है।
संत कौन? तो वो कपड़ों से आंकेगा कि कपड़ों जो गेरुए पहने वो संत है। जबकि संतत्व का संबंध आपकी मनोदशा से है, ठीक है? उसका कोई संबंध बाहरी आवरण से नहीं है, उसका कोई संबंध जंगल में रहने से नहीं है। ये हो सकता है, क्योंकि हम संत है नहीं इसलिए हम बता नहीं सकते हैं, वो अनुभव नहीं है मेरा, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा होता हो कि जंगल जाने से आसानी से संतत्व उपलब्ध हो जाता हो, संभव है ऐसा होता हो। लेकिन यहां रहकर संतत्व हासिल ही नहीं हो सकता, यह बात गलत है। क्यों? कबीर जंगल तो नहीं गए, मीरा जंगल तो नहीं गए, सूरदास जंगल तो नहीं गए। ये हम आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास के दृष्टिकोण से 300-400 साल का समय कोई बहुत समय नहीं होता। हम पौराणिक काल की बात नहीं कर रहे, और अगर पौराणिक काल की करें तो ऐसा कोई ऋषि नहीं, ऐसा कोई मुनि नहीं जिसकी शादी ना हुई हो, जिसका घर ना हो, जिसके बच्चे ना हो। सबका वर्णन किताबों में है, और अन्य धर्मों में भी ले ले तो जो प्रोफेट्स हुए हैं उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि संतत्व का कोई संबंध बाह्य आवरण से नहीं है, उसका संबंध सीधे सीधे मनोदशा से। ठीक है? आपकी मनोदशा क्या है? आप खुद के बारे में धारणा क्या रखते हो? आप खुद को इस अस्तित्व का भाग मानते हो, ठीक है, या खुद को और अस्तित्व को पृथक मानते हो? यानी आप ये मानते हो कि मैं और तू दोनों हैं, या आप सिर्फ ये मानते हो कि या तो तू है या मैं हूं? दोनों बातों में से एक मानी जा सकती है, या तो मैं ही मैं हूं और मैं ही मैं हूं, मीनिंग देयर बाय ये पूरा अस्तित्व हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हम इस अस्तित्व के भाग हैं, ठीक है? हम इस अस्तित्व के भाग हैं, संपूर्ण अस्तित्व हम में ही है। इसलिए क्योंकि हम और पेड़ अलग अलग नहीं है, पेड़ भगवान ने बनाए और हमें भी भगवान ने बनाया। जो परमात्मा उसमें है वो हम में है, इसलिए हम एक ही हैं। और जब हम एक ही हैं तो हम ही हम हैं, दूसरा ही कौन? और इसी घोषणा को जो भारतीय ऋषि है वो किस रूप में करता? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है, हम ही ब्रह्म है। और दूसरी मान्यता क्या हो सकती है? दूसरी मान्यता हो सकती है तू ही तू है। ये विनम्रता की भाषा है, वो ज्ञान की भाषा है कि मैं हूं, और ये विनम्रता की भाषा है कि तू ही तू है। ठीक है? हम तो है ही नहीं, हम नहीं है, तुम ही तुम हो, हम में भी तुम ही हो, तुम में भी तुम ही हो, तुम में, लेकिन मैं और तू दोनों नहीं है, मैं और तू दोनों नहीं है। या तो मैं हूं या तू है। ये एक ज्ञान की भाषा है, एक दूसरी भक्ति की भाषा है, प्रेम की भाषा है। तो संतत्व इस मनोदशा का नाम है, ठीक है? जिसकी मनोदशा ये हो गई, कबीर की मनोदशा यही है, सूर की मनोदशा यही है, तुलसी की मनोदशा यही है। हम ही हम, या तुम ही तुम हो, हम तुम दोनों नहीं है। इस मनोदशा को जो उपलब्ध हो गया वही संत है। लेकिन समाज क्या मानता है? बोले वो तो पैसे कमाते हैं, वो काहे के संत? अरे मूर्खों, राम संत हैं, राजा हैं फिर भी संत हैं, कृष्ण संत हैं, राजा हैं फिर भी संत हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी मनोदशा ये है, या तो मैं ही मैं हूं या तू ही तू है, ठीक है? वो दूसरों को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते, इसलिए नहीं पहुंचा सकते, वो पेड़ कभी काट ही नहीं सकते। क्योंकि पेड़ कैसे काटे हैं?
क्योंकि हम ही हम हैं। अगर पेड़ काट रहे तो अपने ही अंग तो काट रहे हैं, हम पेड़ अलग अलग नहीं है। इसलिए जो ये मानता है इस मनोदशा में वो संत है, क्योंकि वो किसी को नुकसान कर ही नहीं सकता। और यदि तू ही तू है तो जब हम है ही नहीं तो पेड़ काटेगा कौन? अरे भाई, जब हम है ही नहीं तो पेड़ काटेगा कौन? ये हम और तुम जो मान रहा है ये दुष्ट व्यक्ति है। ये दुष्ट व्यक्ति का है, ये आम व्यक्ति है, ये सन्यासी नहीं है। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए? और मूर्ख समझने को राजी नहीं। और 90% मूर्ख होता है, 90%। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति अक्सर मौन हो जाता है। क्या करे? अपने वही अंधे के आगे रो, अपने नहीं ना खो। भाई, अंधे के आगे अगर आप रोएंगे तो उसका परिणाम क्या होना है? आपके ही अपने भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, ये स्थिति रहती है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वो शांत हो जाता है, ठीक है, बक जो है वो बदल नहीं जाता, ठीक है। तो मूर्ख व्यक्ति ऐसा ही होता है कि वो चीजों को वह आवरण से पहचानता है, और बुद्धिमान व्यक्ति चीजों की आंतरिक विशेषताओं के आधार पर चीजों को पहचानता है। तो सिद्धांतों का विवरण सिर्फ इसलिए सिद्धांतों का विवरण नहीं माना जा सकता कि आपने उसे सिद्धांतों के विवरण के नाम से एक्ट में शामिल कर दिया, ये नहीं हो सकता। और न उसे प्रतिकर मान सकते जो इस प्रकार से सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक गणना करके आपने दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन शांतिलाल बिल्डर्स ने यही कहा कि यदि एक्ट में सिद्धांतों का विवरण है उसके मुताबिक कंपोजिशन। क्यों कहा वो हमने आपको बताया कि जमीन अधिग्रहण के मामलों में परंपरा यही रही, इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन कहा तो, और डिसीजन में तो ये नहीं कहा कि परंपरा है ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं, कहा नहीं। तो दोनों अप्रोचेस सामने आ गई, मेटल कॉर्पोरेशन की और इसकी भी। अब बैंक नेशनलाइजेशन, तो बैंक नेशनलाइजेशन में कोर्ट ने मेटल कॉर्पोरेशन को अपना लिया और यह कहा कि नहीं, ये तो सब गलत किया है आपने, ये कोई सिद्धांतों का विवरण आपका ही नहीं। कोर्ट ने बड़ा विस्तार से बैंक नेशनलाइजेशन केस में अधिग्रहण के कानून की व्याख्या की, उसका अध्ययन किया और यह कहा कि जो विभिन्न प्रकार की संपत्तियां थी, एक तो आपने सारी संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय जो अलग अलग सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए थे वो नहीं अपनाए, और न उनके संबंध में कोई विवरण सिद्धांतों के विवरण में शामिल किया, पहली चीज। दूसरी बात, आपने बैंकों की विभिन्न प्रकार की संपत्तियां ले ली और प्रत्येक संपत्ति के अगेंस्ट प्रतिकर दिया नहीं, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि प्रतिकर आपको मिलेगा तो घटेगा भी तो प्रतिकर किस आधार पर? जैसे हमारा ये मकान आप अधिग्रहित कर रहे हैं, इस पर 50,000 रुपए का लोन है, ठीक है ना। तो हमारा प्रतिकर मानिए 4 लाख बना, तो 50,000 घटना चाहिए ना, 3.5 लाख मिलना चाहिए, क्योंकि मकान अब आप ले लोगे तो जो लोन है उसे चुकाने की जिम्मेदारी किस पर जाएगी? आप पर, क्योंकि अधिग्रहण के बाद स्वामी आप हो गए। तो जो लाइबिलिटीज हैं उनको घटाया भी जाएगा, लेकिन घटाया एक ही बार तो जाना चाहिए, एक बार घटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने बैंकों के मामले में क्या किया? जब आप बैंकों के दायित्व की गणना यानी बैंकों की लाइबिलिटीज इसे गिन रहे थे, तो बैंक का जो लोन था, ठीक है, बैंक पर जिसका लोन था उसे आपने गिना, ठीक बात है, गिन लेना चाहिए। अच्छा, और जो कीमत आप लगा रहे थे प्रॉपर्टी की, तब भी उस लोन को गिन ले रहे थे कि इसकी कीमत 12 लाख वैसे होती, लेकिन चूंकि इस पे लोन है तो 11.5 लाख है। तो ये दो बार आप जो, ठीक है, प्रॉपर्टी पर मौजूद लाइबिलिटी को शामिल कर रहे हो प्रतिकर में कटौती के लिए, ये भी गलत, ये भी गलत। तो 3 कमियां निकल आई और वो प्रतिकर के संबंध में निकल आई। और प्रतिकर दिए बिना
आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते बिकॉज देयर इज आर्टिकल 31 सबसेक्शन 2। अभी तो है, अभी खत्म तो नहीं हो गया, अभी 1979 तो नहीं आ गया। इतने सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर समस्या, खैर उन्होंने क्या किया, वैलिडेशन, लॉ ऑफ वैलिडेशन ये पास किया। हमने आपको चर्चा की थी कि वैलिडेशन एक्ट लेजिस्लेचर पास कर सकती है, उसकी शक्ति है। यद्यपि लॉ ऑफ वैलिडेशन पास कर सकते हैं, ऐसी शक्ति ना तो उन्हें संघ सूची में मिली ना संवर्ती सूची में, और राज्यों को राज्य सूची में तो है ही नहीं। लेकिन अवशिष्ट विषय ये माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 248 रेजिड्यूटरी पावर की बात करती है कि जो ताकत कहीं नहीं वो अवशेषी शक्तियों में, तो लॉ ऑफ वैलिडेशन वो अवशेषी शक्तियों में पास कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। और अब की उन्होंने क्या किया, अब की उन्होंने सिद्धांतों का विवरण हटा ही दिया, क्योंकि सिद्धांतों के विवरण के बारे में से बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया हम बैंक का अधिग्रहण कर रहे हैं, प्रत्येक बैंक के अधिग्रहण के लिए इतनी राशि हम देंगे, ठीक है, बस इतनी राशि देंगे। अब बात ही खत्म हो गई। सिद्धांतों के विवरण में यह सवाल उठ रहा था ना कि जो सिद्धांत का विवरण आपने दिया वो सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। अब ये राशि जब हमने तय कर दी 10 लाख रुपए देंगे, अब आप ये कैसे कह दोगे कि ये अयुक्ति संगत, क्योंकि 10 लाख कम तो है नहीं भाई, 10 लाख कम तो है नहीं। अच्छा, और ये पहले ही आ चुका कि जस्ट इक्विवेलेंट टू कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी कंपनसेशन होना चाहिए, ये अब जरूरी नहीं बचा चौथे संविधान संशोधन के बाद। तो बात खत्म हो गई। लेकिन गवर्नमेंट वार्न हो गए कि अब फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब ये सिद्धांतों का विवरण कंपनसेशन इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। बैंक नेशनलाइजेशन में उन्होंने यह भी कहा था कि कंपनसेशन शब्द तो अभी भी है, और कंपनसेशन की गणना सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक होनी है। इसका मतलब वो जस्ट इक्विवेलेंट टू कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी भले ही ना हो, बट दैट मे बी, दैट मस्ट बी रीजनेबल, क्योंकि सिद्धांत स्वयं में अनरीजनेबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बातें आ गई तो गवर्नमेंट फिर सशंकित हो गई, और उन्होंने अब की 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उन्होंने 31C जोड़ा, एक बात, और 4th अमेंडमेंट से 31 सबसेक्शन 2 में जहां जहां कंपनसेशन था वहां वहां अमाउंट शब्द ले आए, ठीक है, वहां वहां अमाउंट ले आए। अब कंपनसेशन की बात ही खत्म हो गई। हम आपको प्रतिकर देंगे नहीं, हम आपका मोबाइल लेंगे और पैसे आपको देंगे, कितने, हाउ मच, इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अमाउंट आपको देंगे कौन सा, जो एक्ट में लिखा होगा, ठीक है ना। अमाउंट हम आपको देंगे जो सिद्धांतों के विवरण से तय होगा। अब सिद्धांतों के विवरण से कंपनसेशन तय करेंगे वो अलग बात हुई, अब सिद्धांतों के विवरण से हम अमाउंट तय करेंगे, और सिद्धांतों के विवरण से जब हम अमाउंट तय करेंगे तो हम अपनी आर्थिक दशा के मुताबिक तय करेंगे, ठीक है ना। अगर मेरी आर्थिक दशा अच्छी होगी तो हम अमाउंट आपको हैंडसम दे देंगे, और अगर मेरी खराब होगी तो हम अमाउंट आपको कम देंगे। हां, सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक अमाउंट तय करेंगे। तो अब जो, ठीक है ना, पहले जो स्थिति कंपनसेशन शब्द के प्रयोग के कारण इंडिविजुअल के पक्ष में थी, लेजिस्लेचर अपने पक्ष में ले आई। लेजिस्लेचर अपने पक्ष में आई, मीनिंग देयर बाय लेजिस्लेचर के माध्यम से सरकार अपने पक्ष में ले आई, क्योंकि लेजिस्लेचर कानून बनाती जरूर, लेकिन सरकार हमेशा बहुमत में है, तो वो जो चाहती है वो कर ही लेती है। हाँ, अमेंडमेंट की बात अलग है, क्योंकि वहां स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है, और तत्कालीन समय में तो कांग्रेस का डंका ही बज रहा था। दुनिया मानी ये रही थी कि उन्हीं ने स्वतंत्र करा दिया ये, तो अब कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि भैया बंटवाया भी इन्होंने ही, लेकिन उस समय तो डंका बज रहा था, तो उस समय तो कोई पूछने ही वाला नहीं, चाहे जो कुछ कर दो। तो आपने अमाउंट शब्द ले आए, और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहला संविधान संशोधन अधिनियम है जिसने
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट पर अधिमान दे दिया, क्योंकि 31C में ये लिख दिया उन्होंने कि अनुच्छेद 39A और 39B इसको, ठीक है, इसको प्रभावी बनाने के लिए या इसके अनुसार काम करने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वह भले ही फंडामेंटल राइट के विरोध में जाए, लेकिन उसके बाद भी वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा अनुच्छेद 13 के मुताबिक। यानी पहली बार यह स्थिति आई है कि फंडामेंटल राइट पर प्रीवेल करने लगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखते भी ठीक है, 39A 39B केवल 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र हुआ, ठीक है ना, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एक मार्ग खुल गया, एक रास्ता खुल गया, और इस रास्ते ने 42nd अमेंडमेंट में क्या गुल खिलाया उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक रास्ता खुल गया 25th अमेंडमेंट के माध्यम से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को ऊपर लाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को नीचे किया जा सकता है। यह रास्ता खुल गया, ठीक है। और यह खूब पूछा जाता है, अभी 2-3 साल पहले नेट में पूछा भी कि विच इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय विच, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट पर अधिमान दिया गया। तो ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहला। तो 31C पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो इस पर बात है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अमाउंट शब्द ले आए, हर जगह कंपनसेशन जहां जहां था। और इस 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मुकदमे में चुनौती मिली, ठीक है ना। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी को चुनौती मिली थी केशवानंद भारती में। अब 1971 आ चुका है, ठीक है। अब 1971 में हम लोग प्रवेश कर गए। अब केशवानंद भारती जो केरल के बहुत बड़े मठाधीश थे, उनकी मठ की संपत्ति अधिग्रहित हुई थी, और अमाउंट अब दिया जाएगा। अमाउंट, जो अमाउंट दिया गया वो बहुत कम। अब जो चुनौती मिली वो ये कहा गया कि सिद्धांतों का विवरण, ये शब्द आज भी है, ठीक है ना। ये सही है कि सिद्धांतों का विवरण करके सरकार ने अपने पक्ष में लेने की कोशिश की थी, लेकिन अर्थान्वयन इंस्टीट्यूट के शब्दों का, ये तो कोर्ट के हाथ में है, ठीक है। शब्द की व्याख्या, इसे करने का काम तो न्यायपालिका का है, ठीक है। शब्द प्रयोग, ये करने का काम विधायिका का है, और शब्द चुनने का हक कि कौन सा शब्द इंस्टीट्यूट में हो, इसका हक उस पार्लियामेंटेरियन को है या उस सरकार को है, ठीक है, जो बिल को प्रपोज करती है हाउस में, ठीक है ना, ये उसका है। शब्द चुन वो सकता है, शब्द रहेगा इंस्टीट्यूट में या नहीं रहेगा इसका निर्णय विधायिका करेगी, लेकिन शब्द का अर्थ क्या है उस संदर्भ में जहां वो प्रयोग हुआ अधिनियम में, इसका हक किसका है? न्यायपालिका का। तो आपने अमाउंट शब्द का प्रयोग करके अपने पक्ष में लेने की स्थिति यह सोचा था, लेकिन कोर्ट ने या कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया है कि सिद्धांतों का विवरण, यह शब्द आज भी है। अमाउंट की गणना सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक होनी चाहिए, और सिद्धांत मनमाना नहीं हो सकता। वही बात कि सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक जो अमाउंट हो वो कीमत के बराबर न हो, ठीक है, कम और ज्यादा हो, लेकिन उसका निर्धारण सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक ही होना चाहिए। और सिद्धांत
मनमाना नहीं हो सकता, अनरीजनेबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आग ठंडी नहीं हो सकती, ठीक है, पानी गीला ना करे ऐसा नहीं हो सकता, हवा सुखाए नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ फायर, विंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फंडामेंटल कैरेक्टर है। कोई भी चीज जब फंडामेंटल को छोड़ देगी तो बात ही खत्म हो जाएगी। सिद्धांत मतलब सिद्धांत होता है, सिद्धांत का मतलब मनमानापन तो होता ही नहीं। और चूंकि सिद्धांतों का विवरण ये शब्द अभी भी है, इसलिए अमाउंट उसी प्रकार का होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अब डिफरेंट रुख लिया केशवानंद भारती ने। उन्होंने कहा कि अब सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक अमाउंट दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो एक बात आपकी ठीक है कि सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक अमाउंट दिया जाएगा, तो अगर अमाउंट ऐसा दिया गया है जो इल्यूजरी है, इल्यूजरी यानी इल्यूजरी, इल्यूजन कहते हैं भ्रम को, आभास, कहते हैं हमें इल्यूजन्स हो रहे हैं, भ्रम में पड़ गए हैं, जो इल्यूजरी है, मीनिंग देयर बाय अमाउंट इतना कम है कि बस अमाउंट का भ्रम सा पैदा होता है। उन्होंने कहा ना, जिस सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ऐसे करके बोलते ना, भ्रम हो रहा है, देखने वाले को भ्रम हो रहा है कि है क्या, एक्चुअली क्या है। तो उन्होंने कहा अगर अमाउंट इल्यूजरी है, ऐसा दिया गया है जो सिर्फ अमाउंट का भ्रम पैदा करता है, यानी बिल्कुल ही 100 रुपए की चीज 5 पैसे में ले ली, 10 पैसे में ले ली, तो इसे सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक अमाउंट नहीं कहा जा सकता। बट इफ दैट इज नॉट इल्यूजरी, अगर ये इल्यूजरी नहीं है तो अब चुनौती नहीं मिल सकती, ठीक है, इस आधार पर कि जो कंपनसेशन दिया गया वो युक्ति संगत नहीं, क्योंकि फोर्थ में ही कह दिया था कि इन एनी कोर्ट द क्वेश्चन ऑफ कंपनसेशन विल नॉट बी रेज्ड बाय एनीबडी ऑन द ग्राउंड दैट द कंपनसेशन व्हिच हैज बीन पेड बाय द गवर्नमेंट दैट इज नॉट एडिकेट, यही शब्द थे ना, दैट इज नॉट एडिकेट, ये तो फोर्थ में ही आ गया था। और अब वो शब्द तो वैसे ही के वैसे ही है, कंपनसेशन की जगह अमाउंट शब्द आ गया है, ठीक है ना। तो आज सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक अमाउंट ये रहेगा, और इस अमाउंट को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं मिलेगी, इस आधार पर कि वो कैसा है, एडिकेट नहीं है, इस आधार पर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर अब आएगा, अब आएगा, क्योंकि अब केशवानंद भारती का जमाना आ गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि ये आपने जो कह दिया कि जो अमाउंट है उसकी एडिकेसी का सवाल किसी भी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा, ये इस रूप में तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल अब आने लगा है ना, अब तो बेसिक स्ट्रक्चर आएगा, ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति छीनता है, इसलिए ये तो नहीं। लेकिन एडिकेसी ऑफ द अमाउंट, इसका सवाल केवल तब उठाया जाएगा जब अमाउंट इल्यूजरी हो, केवल आभास देता हो अमाउंट का, वाकई अमाउंट न हो, तब उठाया जाएगा। और क्यों उठाया जाएगा, इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई कोई भी विधायिका अपने नागरिकों के साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। अमाउंट के नाम पर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अमाउंट जो आभास देता हो सिर्फ अमाउंट का, अमाउंट हो ही ना, वो नहीं दे सकती, ये नहीं हो सकता। और इसका एक प्रयोग दिखाई दिया, एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए में एक जमीन सरकार से खरीदी, सरकार कई बार बेचती है ना, 1 लाख रुपए में उसने जमीन खरीदी, कालांतर में सरकार ने उसी जमीन का अधिग्रहण कर लिया और उसे 5,000 रुपए कंपनसेशन दे दिया। जमीन की कीमत तो रोज बढ़ेगी, 1 लाख में उसने खरीदी
और तुम बाद में अधिग्रहण कर रहे हो तो 5,000 रुपए दे दिए कंपनसेशन, और 5,000 रुपए में भी कह दिया 500 रुपए पर ईयर, यानी 10 साल में उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि अब ये भी हो सकता था, क्योंकि वो तो उन्होंने फोर्थ में ही कर दिया था और वो चीज कंटिन्यू रही कि प्रतिकर कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कैश में दिया जाएगा, काइंड में दिया जाएगा, ये सब वो तय ही कर सकते थे। तो 500 रुपए पर ईयर उसे मिलेंगे। कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल ही गलत, ये तो इल्यूजरी है, और उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया। लेकिन दूसरी ओर एक व्यक्ति की 1973 है, याद रखिएगा, 1973 के बाद की स्थिति का जिक्र अब हो रहा है। एक व्यक्ति की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और उसे 2 लाख रुपए कंपनसेशन दिया। तो कोर्ट ने कहा यह इल्यूजरी नहीं है, क्योंकि 73 के दशक में 2 लाख रुपए आभासी नहीं कहे जा सकते, बड़ी रकम। लेकिन जरा आप ये सोचें कि 1 करोड़ या 2 करोड़ के रेशियो में 2 लाख रुपए, ये तो 100 रुपए के लिए 1 रुपया दिया गया है, ये इल्यूजरी ही है। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना, ठीक है। हालांकि किसी भी जजमेंट को डिलीवर करने वाले जजों की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन भाई दिखता तो है, ठीक है, कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। और उस समय केशवानंद भारती को डिसाइड करने वालों में जस्टिस कृष्णा अय्यर ये भी शामिल थे, जो बड़े उदार जज कहे जाते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि कम्युनिज्म की है, ठीक है ना। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में ये सारे के सारे रहते ही थे, और इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में ले ली गई, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि ये इल्यूजरी नहीं। हालांकि दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो बात ठीक भी है, 73-75 में इल्यूजरी उसे कहा भी नहीं जा सकता, ठीक है। ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब एक सीमित जुडिशियल रिव्यू, एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अमाउंट का अभी भी संभव रहा, एक लिमिटेड, कि अगर वो इल्यूजरी है, एडिकेसी का सवाल नहीं उठेगा। आफ्टर 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही एडिकेसी का सवाल नहीं उठ सकता था, लेकिन तब युक्ति संगतता का सवाल ये उठने लगा, ठीक है। युक्ति संगतता का सवाल उठते उठते बैंक नेशनलाइजेशन आ गया, इसलिए फिर आपका क्या कर दिया, 25th कर दिया। तो अब कंपनसेशन का ही सवाल नहीं बचा, अब तो केवल राशि दी जाएगी, अमाउंट दिया जाएगा, और उस अमाउंट की गणना सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक होगी। लेकिन अब भी यह बात आ गई कि सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक चूंकि अमाउंट निर्धारित किया जाएगा, इसलिए अगर वो इल्यूजरी है, आभासी है, तो उसे सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक तय किया गया अमाउंट कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए अभी भी एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बकाया रह गया, ठीक है ना। इस आधार पर कि जो कंपनसेशन दिया गया वो इल्यूजरी तो नहीं है, पहले एडिकेट होना चाहिए था, बिफोर 1955 पहले एडिकेट होना चाहिए था। आफ्टर 1955 यानी आफ्टर 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिकेट तो नहीं, किंतु युक्ति संगत होना चाहिए। क्या कंपनसेशन, और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कंपनसेशन नहीं, राशि दी जाएगी, लेकिन उस राशि को सिद्धांतों के विवरण के मुताबिक निर्धारित किया जाएगा, और वो राशि राशि होनी चाहिए, आभासी राशि नहीं होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति अब भी है। तो एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का स्कोप अभी भी बकाया रहा। 1973 इसमें आपका केशवानंद भारती डिसाइड हो गया। 75 2 साल के अंदर इमरजेंसी आ गई देश में, और फिर जो हुआ वो तो देखने लायक था। और फिर 42nd अमेंडमेंट इसी समय इमरजेंसी के समय हुआ, और उसमें फिर 31C जो ले आए थे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसको फिर अमेंड किया और उसमें कुछ शब्द जोड़े
ठीक है, जिसे मिनर्वा बिल में चुनौती मिली और उस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। ठीक है, और उसके बाद 77 में हट गए, इंदिरा गांधी चली गई, 77 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई और मेनका गांधी 78 में डिसाइड हो गई। यानी सिनारियो ऑफ जुडिशियल थॉट ये चेंज होने लगा है। ठीक है, अब क्योंकि जुडिशियल थॉट चेंज होने लगा है, मेनका गांधी डिसाइड कर दी, तो अब ये उम्मीद बनने लगी थी कि हो सकता है कि फिर मसला कुछ ढूंढा जाए, अब फिर संपत्ति के मामलों में वैसे ही अधिकार दे दिए जाएं अर्थान्वयन के माध्यम से जैसे पहले दिए गए। तो फिर सीधे सीधे 20 जून 1979 को पूरी तरह 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 31 सबसेक्शन मतलब पूरा 31 ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन 31A, 31B और 31C जो क्रमशः 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 25th से जोड़े गए थे, और 31C जिसमें 42nd अमेंडमेंट से कुछ शब्द जोड़े गए थे जिन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, वो एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में बने रहे और संपत्ति का अधिकार वहां से हटाकर 300A में कर दिया। और 300A में जो संपत्ति का अधिकार दिया वो बिल्कुल ठीक वही था जो 31(1) था। ठीक है ना, कि एनीबडी विल नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेकिन वर्तमान संदर्भों में जब 300A की व्याख्या शुरू हुई तो ये सारी चीजें लगभग फिर से आ गई। इसीलिए हमने ये सारा इतिहास आपके सामने रखा है, क्योंकि 300A हमें बताना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 31A, 31B, 31C क्या है और 300A क्या है जो आज की डेट पर है फंडामेंटल राइट में, उस पर बात करेंगे। देखिए